वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां मूं सां गॾु रोशन सुबुह प्रोग्राम में। अॼु रोशन सुबुह में कहिड़ो रोशन सितारो हूंदो मूं सां गॾु थोरी देरि लाइ इहो सरप्राइज़ आहे। असांजो फ़ोन नंबर रिपीट थी कयां 0213538794 जो ते कॉल करे असांजे गेस्ट सां ॻाल्हाईंदा, असांजे प्रोग्राम जे हवाले सां असांखे सजेशन्स ॾींदा त कहिड़ी शइ तव्हांखे वणे थी, छा ॾिसणु चाहियो था। ऐं असांजी ख़ूबसूरत गेस्ट आहे, वो भागन भरी आहे, ईअं चई सघिजे तो उनजो इहो ख़्यालु आहे त उहो लकी आहे। ऐं असां सम्झूं था त असां उन मां काफ़ी इंस्पायरेशन हासिल कई आहे। मां पंहिंजी ज़ाती तौर ते ॻाल्हि कंदमि त मां हुन मां इंस्पायर्ड आहियां। उन दौर में जेको तहलको मचायो मीडिया ते, उहो तव्हां सभिनी सां ॿुधो कोन्हे। असां सभई उन्हनि खां काफ़ी कुझु सिखियो आहे। उन्हनि जो कंपेयरिंग जो जेको स्टाइल हुयो उहो सभिनी खे, असां सभिनी खे दिलियूं उन्हनि मोहियूं। ऐं उहा प्रेज़ेंटर रही, टीवी एंकर हुई, एजुकेशनिस्ट आहे ऐं हाणे पॉलिटिशियन भी आहे। मूं वटि आहे मुंहिंजे रोशन सुबुह प्रोग्राम में असांजे स्टूडियो में खुशबू शुजा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतनी मीठी जबान में इतना खूबसूरत इंट्रो दिया है, जितनी आप खूबसूरत इतना खूबसूरत इंट्रो। भागन भरी आपने जो ब्यूटीफुल वर्ड आपने इस्तेमाल किया, थैंक यू। मैंने आपकी शख्सियत ही ऐसी है, मुझे पता नहीं चलता कि आप इस शख्सियत के लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि आप हमारे लिए एक मछली राह से आ जाए इस तरह। हमें इतना कुछ सीखने को आपसे मिला। आज भी जब मैं जाके हम YouTube पे जाती हूँ, और मैं कल भी जब गई तो मुझे इतनी सारी चीजें नजर आई, और मैं देख रही थी कि उस दौर में भी एक सलीकामंद खातून इतनी सलीके से उसने क्या मतलब पहनावा भी और उसका बोलना भी, इट वाज सो इंस्पायरिंग। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये तो आपकी कसम है। आएंगे, लेकिन आपका ताल्लुक भोपाल से, आप वहाँ पैदा हुई, वहाँ की बचपन की क्या यादें, क्या हमसे शेयर करना चाहिए? पहले मुझे आप अप्रिशिएट करने दें इस बात को भी, क्योंकि मेरे ख्याल से अरसे के बाद आज मैं एक ऐसे प्रोग्राम में आके बैठी हूँ जिसकी कंपेयर में यूट्यूब पे मुझे रिसर्च किया है, जिसको पता है मैं भोपाल में पैदा हुई हूँ, जिसे मालूम है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। वरना जो सूरत हाल आजकल चल रही है उसमें ना लोगों को वक्त है शायद, या ना लोग इतना वक्त देना चाहते हैं, ना वो इल्म हासिल करना चाहते हैं कि किसी के बारे में पता हो। हम जब किसी से बात किया करते थे, हम प्रोग्राम किया करते थे, हमारा यही तरीका था। लेकिन अब बस ये है कि कम से कम इस यूट्यूब में और कंप्यूटर में थोड़ा महफूज कर दिया चीज़ों को, तो आसान हो गया कि आप एक बटन दबाएंगी, आप मेरा नाम लिखेंगी गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको चीज़ें आ जाएंगी। हमारे लिए होता था हमें किताबें पढ़ना पड़ती थी और ये सब। बहरहाल आपने पूछा, बिल्कुल मेरी पैदाइश भोपाल की है, और मेरी पैदाइश के तकरीबन 6 महीने बाद या साल भर बाद मेरे वालिद बच्चों समेत यहाँ तो बस यहाँ 5 बहन भाइयों के साथ कराची आमद हुई। सारा कुछ पीछे छोड़कर आ गए। जो कुछ आसानियाँ थीं, जो आराम थे, सुकून थे। मेरे वालिद डबल MA थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। उनकी स्पीचेस भी इतनी मशहूर, तालीम याफ्ता, और उनके जहन में तालीम ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जब जो लोग यहाँ आए पाकिस्तान, उनके जहन में ये बात थी कि हमें, क्योंकि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे ना, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई इसलिए गई थी कि मुसलमानों को तालीम से रोशनास करे, ताकि दुनिया के चैलेंजेस का मुसलमान मुकाबला कर सके। तो उस जमाने के जो बुजुर्ग थे, जो हमारे बड़े थे, उनके जहन में इल्म सबसे अहमियत रखता था। तो हम 5 बहन भाइयों का ताला का शुक्र है कि वालिदैन ने तालीम की तरफ तवज्जो दी। हमारे पास कोई ऐश आराम इतना नहीं था, हमारे पास मोहब्बत बहुत थी। हमारे घर में रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, खानदान वाले, मोहब्बतों में हम पले, हम आसाइशों में नहीं पले। हमारे में बहुत कुछ नहीं था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, फ्रिज नहीं था, मुझे नहीं याद किसी घर में AC था, नहीं, बहुत कम आसानियाँ थी, लेकिन हम बहुत खुशबाश, क्योंकि सुकून था जिंदगी में, है ना। बहुत आसानियाँ ये थी कि बहुत से मसले नहीं थे। जितनी आसानियाँ आपके पास आसाइश की आती है ना, उतने मसले भी तो आते हैं। ब्लेसिंग भी तो डिस्गाइज हो जाती है। अच्छा, मेडिकल का आपको शौक था, आपके क्या मेडिकल कॉलेज में पढ़ के यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पहुँच गई, क्या चिटागांव मेडिकल कॉलेज का सफर? बड़ी आपने यादें ताज़ा कर दिया सुबह सुबह। हाँ बिल्कुल। और मैं मेडिकल का मुझे ये शौक था कि मुझे फौज में जाने का बड़ा शौक था। मुझे था कि मैं फौजियों से मुझे एक खास किस्म का उन्स होता था। देखिए, जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे और हमारी अय्याम तालिब इल्म था, उस वक्त हमारी फौज का बड़ा एहतराम था।
65 की वॉर में जिस तरह हमने वो वॉर अपनी आंखों से देखी, हम उस तारीख का हिस्सा है। फौजी जवानों के लिए हम अपना कलेजा बाहर निकालने को तैयार थे, हम जान देने को तैयार थे। जिस वक्त के सर के ऊपर से आवाजें गुजरती थी कि इस वक्त हमारे तैयारे जो हैं वो दुश्मन के तैयारे को चेस कर रहे हैं और ब्लैक आउट होता था, मैं उस वक्त आपको अपना जोश और जज्बा नहीं बता सकती। तो उस चीज ने हमारे अंदर ये पैदा किया था कि मेरा दिल कहता है मैं भी फौज में जाऊं, मैं भी महाज पे लड़ूं। अब पता ये चला कि जी लड़कियां फौज में इस तरह तो नहीं जा सकती, सिर्फ डॉक्टर बन के जा सकती है। तो आज कर रही थी, इस वक्त मैं मैट्रिक में थी, मैंने फॉरेन साइंस ले ली फर्स्ट ईयर में। अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, पहली कोशिश की, 5 नंबर फर्स्ट डिवीजन में कम आए। तो फिर वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान होता था, यहाँ के डोमिसाइल पे मुझे चिटगांव मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मैं वहाँ गई, मैंने चैनिंग में पढ़ा, लेकिन फिर राइट्स शुरू हो गए। मैं यहाँ आई, मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन आई थी अल्लाह ताला सब बेहतर करता है। उस वक्त तो मुझे लगता था दिस द एंड ऑफ माई लाइफ। मैं वो बच्चियां जो मुझे सुन रही होंगी आपके हवाले से, मैं उनसे भी कहूंगी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जिंदगी में कोई काम करना चाहते हैं, वो ना हो सके, तो आपका ऐसा लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे उस वक्त लगा अरे आज पढ़ूं नथिंग, लेकिन वही आर्ट्स, वही एमए जर्नलिज्म आज मुझे यहाँ तक खींच लाया कि आपने मुझे बुलाया। देखिए, आप जर्नलिज्म कर रही थी, आपने कहा मेरा शौक पूरा और जब मैंने टीवी ज्वाइन किया, मीडिया को ज्वाइन किया, लेकिन पहले अभी थोड़ा क्योंकि मुझे ये सीखने जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। लेकिन उस वक्त आपकी डिबेट्स इतनी मशहूर थी और इतना आपके बाबा से आप इंस्पायर होंगी, यकीनन चली गई उनके बड़े मुकद्दर थे। और आपने कहा आपके अम्मा बाबा आपके रोल मॉडल है, तो आप क्या करेंगे उनकी शख्सियत को, आपकी शख्सियत में उनका किरदार आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? मैं समझती हूँ मैं उनका अक्स हूँ, मैं उनकी फैक्स कॉपी हूँ, और जो कुछ खराबियां हैं मेरे अंदर वो मेरी अपनी हैं, और जो मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं वो मेरी अम्मी की और अब्बा की हैं। और उस मायने में ये भी था कि बच्चों को बोलना सिखाया जाता था। मेरे वालिद हमसे कहते थे कि जब तुम सर्वेंट का नाम लो तो पूरा लो, अब्दुल नहीं तो उसका नाम अब्दुल गफूर, पूरा नाम लो। तो ये जो तहजीबी गुफ्तगू थी वो हमें रिश्ते में मिली। फिर उसके बाद लहजे का उतार चढ़ाव, क्या गुफ्तगू करना है, कहाँ शेर पढ़ना है, अशार हमें मेरी वालदा ने याद कराया से पढ़ती थी। बिल्कुल, उन्होंने बांगे दरा बाले जबरील मुझे बचपन में रटवा दी थी। उन्होंने दुरुस्तार 6 महीने के में मुझे रटवा दिया था, मुझे नहीं, मेरे सारे बहन भाई। फिर बड़े बहन भाई थे, उनकी जब लाइब्रेरी से किताबें आती थी तो वो मैं पहले ही पढ़ डालती थी उनके साथ साथ। तो इस तरह बचपन से ही मुझे कुछ ज्यादा तरबियत का मौका मिला। मेरे बड़े भाई बहुत बड़े डिबेटर थे मेडिकल कॉलेज के, वो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे सिखाया। छोटा भाई मेरा बहुत अच्छा डिबेटर रहा हमेशा। तो बहनों ने, भाइयों ने, माँ बाप ने ये तरबियत जो थी, फिर स्कूल में वो प्लेटफॉर्म मिलता है आपको, तो मेरे स्कूल की टीचर्स, और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। तो डिबेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपको किसी न किसी बेहतर जगह लाके खड़ा करता है। जो बोलना जो ना कम्युनिकेशन, गुफ्तगू, बात करना, लोगों तक पहुंचना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, इसका अगर आपको सही तरीका कार आता हो तो फिर आप बेहतर रास्ते पे चल पड़ते हैं। अच्छा, आजकल अगर देखा जाए तो आजकल खानदानों में शायद बाकी माओं के पास भी आप जरूर इस तरह से, मतलब हमारी माओं को, आज की औरत को ये मैसेज दें यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि उनके क्या फराइज बनते हैं। आजकल ये चीजें कम हो गई, माएँ बच्चों को कम टाइम दे रही हैं, उनको समझा रहे हैं, मतलब ठीक है उनको तैयार करना, नहा लिया, नहला दिया और बस, मतलब लेकिन यहाँ उनके सब देखना, उनको वो हमारे पिछले जमाने की कहानियाँ और खूबसूरती है उन चीजों की उस बच्चे में आती है। पता है वो बहुत बच्चों में नजर आती है जब वो बोलता है उनके एक्स से। तो आप बताएं कि तरबियत में कितना किरदार है, बच्चा कितना भूल करता है जब माँ उसको टाइम देती है। आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि वो कहानियाँ, वो लोरियाँ जो माएँ सुनाती, ठीक है, माँ के पास भी वक्त नहीं, जिंदगी और हालात ने हमें पीस डाला, महंगाई, बेरोजगारी, हालात, हंगामे, हड़ताले, मतलब ऐसी अजीब, हमारे पास एक तो वक्त में बरकत नहीं रही। मैं देखती हूँ आप किसी से भी मिले, किसी माँ से भी, उसके पास वक्त नहीं है। पहले कितना वक्त होता था, कितना सुकून, अब ये किसी के पास वक्त में बेबरकती आ गई, हर चीज बेबरकत हो गई है। और माएँ भी वो क्वालिटी टाइम बच्चों को नहीं दे रही। देखिए टाइम तो दे रही है, ये क्वालिटी टाइम, मतलब हमारी अम्मी हमसे बात किया करती थी,
दस्तरखान पे हम बैठते थे, हमसे गुफ्तगू होती थी, हम रात को हमारी सारी जिंदगी जो दिन भर की गुजरी होती थी उस पर हमारा एक, हम कहीं डिबेट शो कराते थे या जा रहे होते थे तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि फलाने पॉइंट पे तुम फलाना मिसरा फारसी का पढ़ दो तो ये बड़ी बात जम जाएगी। फिर मैं आती थी तो मैं पूरी डिबेट अम्मी को सुनने, ये हुआ वो हुआ उसमें ये पॉइंट था, ये इतना वक्त था मेरी माँ के पास तो मुझे सुने। तो जब आपको इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से तरबियत मिलती है, अब कहाँ लोरियां गुम हो गई कहीं किसी जगह शोर में, अब शोर हंगामा बहुत है, बातचीत खत्म हो गई है। लेकिन ठीक है, लेकिन इस वक्त माँ पे और ज्यादा फर्ज है कि मतलब जिहाद है, जिम्मेदारी माँ जिहाद कर रही है, आपकी चार बच्चे, तो आप देखिए उनमें आपका अक्स जरूर नजर आता होगा, आपने यकीनन उनको एक बेहतर इंसान बनाने की, लेकिन उसमें जो टाइम टू टाइम जो बिट्स ऑफ टाइम आपके जो भी रोजमर्रा के होंगे वो जो आप देती होंगी वही उनकी तबीयत में। अब लेकिन मैं नोट करती हूँ जब मेरी अम्मी ने मुझे टाइम दिया, उतना बहुत टाइम तो मैं भी अपने बच्चों को ना दे पाई, इतना बहुत, लेकिन क्योंकि मेरी माँ की तरबियत थी और मुझे अपनी अम्मी के साथ और अब्बा के साथ जो मेरा एक ताल्लुक था वो ताल्लुक भी मेरे बच्चों के साथ मेरा रहा, क्योंकि मैं भी वैसी ही माँ बनने की कोशिश नहीं कि मैंने खुद बखुद हुआ और बच्चों के साथ एक राब्ता रहा मेरा, उसकी वजह से मैं नहीं कह सकती ये कहीं उन्होंने मुझे लेट डाउन किया। लेकिन हाँ, बच्चों से जहनी राब्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आप जो कह रही हैं ना, माएँ जो सुन रही हैं, जो यंग माएँ हैं, उन्हें बच्चों से जहनी राब्ता बना दे, ठीक है, उन्हें नहलाया खिलाया धुलाया सब ठीक है, उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, टीनेज में आ जाता है, वो खुद तो नहा रहा है, खुद तो खाना खा रहा है, वो तो फिर माँ से बाप से कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी की जरूरियात वो खुद पूरी कर रहा है, तो फिर उसके जहन को अकेलापन हो जाता है। फिर आपको जहनी तौर पर उसका साथ देना चाहिए। पहले आप जिस्मानी तौर पर जिम्नास्टिक कर रहे हैं ना, उसके बाद भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, निवाले बना रहे हैं, फिर ये सब तो वो खुद कर रहा है, तो अब क्या है, अब आपको जहनी तौर पर जिम्नास्टिक करना चाहिए। उसके हर काम में चाहे आप कितनी मसरूफ हैं, कितनी, ये मैं कहती हूँ ऐसे सरमाया तो आपकी औलाद है। कोई माँ खुश नहीं रह सकती, चैन से नहीं सो सकती अगर उसका बच्चा जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाए। बिल्कुल सही कहते हैं, उदास होती है वो माँ। बिल्कुल सही कह रही है। तो माँ को अपने बच्चों से जहनी राब्ता रखना चाहिए, उनके साथ ताल्लुक रखना चाहिए, उनका हर अच्छा बुरा शेयर करना चाहिए और उसकी कोई बात छुपाना नहीं है। बच्चों की बात छुपाने की भी गड़बड़ होती है, बाप से खास तौर पर नहीं छुपाए। यही बात मैं अपने बेटे को कह रही होती हूँ, यू नो व्हेन आई आस्क हिम कि हाउ वाज योर डे इन द स्कूल टुडे, तो कहता मम्मा आई लव दैट व्हेन यू आस्क मी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब अच्छा मैं उस बात को रोकती हूँ कि अच्छा, फिर उसको रूटीन पूछती हूँ क्या करते हो, क्या क्या किया, मतलब उसको सुलाते सुलाते आप 2-3 बातें कर, शाम को बिठा के खा लो। उठना बच्चे का वो टाइम बहुत क्वालिटी टाइम आप उसे दें जब वो जागता है और आपको देखता है, उसी वक्त माएँ अपने 10 घंटों में होती हैं तो बच्चे को बेचारे को किसी तरह पकड़ के स्कूल भेज देती है। लेकिन एक वो टाइम और एक जब वो नींद की आगोश में जा रहा है, सो रहा है, उस वक्त माँ का वो बाजू या उसका साथ या माँ का एक जुमला या ये कि अच्छा बाइतल कुछ हमें याद है, हमारी माँ ने हमें हमेशा कहा, रात को अब हमारी आदत हो गई, अब हमारी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही है लेकिन उनकी वो कहीं बात में नहीं भूल सकती, रात को आयतल कुर्सी पढ़ लें, यहाँ कोई परेशानी है तो दुरूद ताज पढ़ के सोएं। ये बातें माँ बताती है, ये दुनिया में और कोई नहीं बताता आपको। तो माँ की जो अहमियत है, जो उसका मकाम है, वो अपनी जगह है। माँ के ऊपर बड़े मसाइल हैं, मैं मानती हूँ, बहुत आजकल माएँ बेचारी इस दुनिया में बहुत से मसाइल का शिकार, लेकिन बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम निकालना, क्वांटिटी टाइम की नहीं। आपका वो वक्त जब बच्चा स्कूल से आता है, काम ना बाजार में हो, ना आप टेलीफोन पर बात कर रही हो किसी देवरानी जेठानी से, ना आप अपने दोस्तों के लंच पे हो, उस वक्त जब बच्चा आए तो आप घर में मौजूद हो। ये मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अपनाया कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं सब माँ की जरूरत होती है, ताकि वो सारी बातें आते हैं उससे पूछो स्कूल में क्या हुआ, उसका बैग खोलो, उसकी डायरी देखो, उसको एप्रिसिएशन मिला है उस पर उसको खुशी का इजहार करें। अगर कहीं नंबर कम आए हैं तो कोई बात नहीं, आज हम ज्यादा पढ़ लेंगे। तो ये जो एक रिलेशनशिप है ये टूट रहा है, और जो हमारा फैमिली सिस्टम टूट रहा है, जहाँ माएँ मसरूफ होती थी वहाँ नानियाँ दादियाँ पकड़ के बैठ जाती थी, है ना, अब वो भी टूट गया। अब तन्हा घर हैं, अकेले घर हैं, फिर उसमें माँ की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों में पड़ गई हैं, तो बच्चा तन्हा रह गया है। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक बात की, हिंदी में वो बोलने लगी थी, लेकिन जिस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दुनिया बोल रही आपको हिंदी में इंटरव्यू देनी थी।
समझ में आ गया भागन भाई समझ आ गया ना, कितना खुशी लगी, लेकिन आप तो बिल्कुल सूट कर रहा था। अच्छा मैडम, जब हम बात कर रहे थे आपका वो, जब मैं देख रही थी ऐसे ही आपके बारे में, मैंने कहा काफी सारी चीजें मुझे पता थी, लेकिन फिर आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर सम मोर कि मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ, लोगों का क्या करना है, क्या पूछना है, ताकि लोगों के पास फिर से वो खुश की वो ताजा हो जो अब कहीं आपके बगौल के मॉर्निंग शोज में लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो खैर बात नहीं कर रहे, हंगामा कर रहे हैं, नहीं हो रही, शोर हो रहा है। तो शोर में और बातचीत में क्या करेंगे आप मॉर्निंग शोज के हवाले से हमें? के देखिए, इस वक्त बहुत बड़ा पावरफुल मीडिया है आप लोगों के पास। सुबह जब उठते हैं तो उस वक्त से लेकर और अपने काम शुरू करने से पहले तक आप लोग हर चैनल पर बैठे हैं। ये बड़ा प्राइम टाइम है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, इसका एक एक लम्हा मजबूत और बहुत ताकतवर है। इस वक्त जो आप जुमला कह देंगी, आवाम तक आपकी जो बात पहुंच जाएगी, वो बहुत अहम है। तो एक तो पहली बात ये कि सुबह की जितनी भी नशरियात में एंकर्स हैं, और वो मेल हैं फीमेल हैं, उन्हें अपनी अहमियत का एहसास होना चाहिए। क्या है सो इम्पोर्टेंट, दिस सीट इज सो इम्पोर्टेंट। हाँ, आप इतना इस वक्त अहम काम कर रही हैं, कौमी फरीज़ा अंजाम दे रही हैं, आपके मुंह से निकली हुई बातें, आपकी गुफ्तगू लोगों तक जा रही है, न जाने लोग कहाँ आपसे सीख के क्या काम कर रहे हैं। तो जब आप बात कर रही हैं तो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। आज अगर आप मुझे बैठकर बात कर रही हैं तो मेरा बैकग्राउंड आप जहन में रख के मुझसे बात कर रही है ना, तो आपका भी वो बैकग्राउंड बनना चाहिए कि आपका भी वो लोगों को याद रह जाए। वरना दुनिया में बहुत सी बातें करके लोग चले जाते हैं और याद नहीं रहता, बातें याद रहना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, 1-2 घंटे का सुबह का मॉर्निंग शो। ओ माय गॉड, इसमें बहुत ही ज्यादा तामीरी काम हो सकते हैं, लेकिन मुझे जरा सा दुखी हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा तकरीब की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर हंगामा। और हमारे घरों में बैठी हुई वो बेटियां, वो माएँ जिनके घरों में बेरोजगार भाई और बाप बैठा है, जिनका खाने को नहीं है। और देखिए, मीडिया टीवी हर जगह है, जी खाने को नहीं है, लेकिन स्क्रीन लगी हुई है, वो एक वक्त का इन्वेस्टमेंट है, लोग कर ही लेते हैं। तो आप उन्हें क्या दिखा रहे हैं? पूरे वक्त आप उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। उन लड़कियों को जो घरों में, जिसका बाप उसे घर से बाहर नहीं जाने देता, जिसका भाई उसे तालीम हासिल नहीं करने दे रहा, या जो तालीम हासिल करके घर में बैठी है, जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसके पास जहेज नहीं है, जो भाई बैठा है परेशान अपनी डिग्री लिए हुए, वो आपसे कुछ सीख ले, कुछ घर में बैठ के उसको अच्छी बात उसके जहन में आ जाए, कोई तारीख, कोई ज्योग्राफिया उसे पता चल जाए, बजाय इसके कि मुस्तकिल में इसकी मुखालिफ नहीं है कि आप इंजॉयमेंट ना करें। एंटरटेनमेंट के बगैर जिंदगी नहीं, म्यूजिक के बगैर जिंदगी नहीं, शायरी के बगैर जिंदगी नहीं है। तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी तहजीब का हिस्सा है, लेकिन उसको हम बदतहजीबी ना बनाए। सही कहा, बदतहजीबी ना बनाए। हमारे साथ कौन है? मेरे मुनीर मुझे हैदराबाद का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर मुनीर बुजुर्ग कल है हैदराबाद में। जी तव्हां कॉल कॉल कई, महिरबानी दास रोशन सुबह प्रोग्राम में ॿीहर कॉल कई। जी तव्हां अहिड़ी शख्सियत के प्रोग्राम में दावत ॾिनी आहे जेका तारक जी मुताहिर आहे, इस्मत सिजात से बात करनी है। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो मैडम, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपका मुबारक देते, आज रोशन सुबह में आपने प्रोग्राम में शरीक हुए, लेकिन अपनी खूबसूरत शायरी आज हमें सुनाए रोशन सुबह में, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू मुनीर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी मैडम फरमाइश होती है अगर आप कोई अच्छा सा शेर हमें सुना दे इसमें। अच्छा, अशार का ये है कि मुझे शायरी का बहुत शौक रहा। मेरे दोस्त अहबाब में माशाल्लाह शायरों की एक लंबी चौड़ी कतार है, इसीलिए मैंने आज काउंसिल का इलेक्शन भी जीता कि वो एक शौक था कि इस प्लेटफॉर्म पे मेरा। परवीन शाकिर मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। शायरी के दरमियान ओढ़ने बिछोना था, लेकिन मैंने कभी शेर खुद नहीं कहे हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, लोगों के शेर याद करती रही। अभी कोई है शेयर करना चाहेंगी? एक बहुत अच्छा सा शेर है जो मुझे आजकल के ज़माने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कहना। मैं इनकी नज़र करती हूँ जिन भाई ने फ़ोन किया था। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए, कि हमसाए के आंगन में भी साया जाए, एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए। वाह विनोद, आप जो काम करें ना, उसका फायदा दूसरे को भी पहुंचना चाहिए, वरना फिर एक ऐसा चिराग आप बन जाएं कि ऊपर से रोशनी दे रहा है, नीचे उसके अंदर आप ऐसा चांद बन जाए जिसकी
रोशनी लोगों तक पहुंचे और फायदा पहुंचाए। हम भी बिल्कुल यही चाह रहे हैं। हमारे पास एक इतनी खूबसूरत बातें हैं उनकी कि देख लेने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। हमसे शेयर करें कि वो जो आप रेडियो से एक 35 साल का एक आपका रिलेशन रहा है मीडिया से, आप रेडियो पाकिस्तान बिजनेस तलबा से आप टीवी तक का सफर, लेकिन हमारे पास कॉलर आ गए। जी तबस्सुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, किए आए तबस्सुम? हाँ तव्हांजी दुआऊं ना जी, खुशबख्त वेठी आहे सजाद। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। अच्छी शायरा भी हो, कंपेयर से माहिर भी हो। शायरी कुदरत की तरफ से दिया हुआ जो है अनमोल तोहफा है। बिल्कुल, ये हर किसी के जो बस की भी बात है। सही सही, बिल्कुल। एक शायर या शायर आपने पथगरदाई में होने वाले वाक़यात, किरदार, सितम ज़रीफ़ी हालात को अपने कलम बंद करके अल्फाजों की जादूगरी से पढ़ने वालों को अल्फाजों में बहुत कुछ समझाते हैं। और हमारे जो सूफी शायर इरशाद लतीफ़ है, बाबा बुल्ले शाह है, सज्जन सरमद है, शाह इनायत है, और जो दूसरे शायर है जैसे उर्दू में मिर्जा गालिब साहब है, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, क्योंकि शायरी में अवाम के लिए एक राह मशल है और दर्द है जी। आजकल जो शायरी हो रही है मैडम, आपको किस नजर से देखते हैं शायरी को जो अभी हो रही है, नई शायरी कर रही है जो? जी थैंक यू तबस्सुम तासा की कॉल कीजिए। मेरे बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक अच्छा शायर, एक अच्छा अदीब, एक बड़ा दानिश्वर बनने में आधी सदी निकल जाती है। आधी सदी निकल जाती है। आधी सदी निकलने के बाद उस शख्स का सही मानों में पता चलता है लोगों को ये कितना बड़ा दानिश्वर है, कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, कितना बड़ा कलमकार है। हमारे माशरे में मुझे बाज़ औक़ात ये दुख होता है कि हमारे यहाँ पर्सनैलिटीज बिल्डअप नहीं हो रही। जैसे मेरे भाई ने बात कही कि अब वो फराज कहाँ है, अब वो फैज क्यों नहीं है, अब वो जालिब क्यों नहीं पैदा होता, अब वो सुचल साइन किधर है। सच्ची बात है कि ऐसे लोग और शख्सियात बना करती थी पहले जमाने में खोखले लोग नहीं होते थे, खोखले नहीं थे। हाँ जी, उनमें एक भरम होता था, भारी भरकम शख्सियात होती है। अब ये है कि पढ़े लिखे डिग्री याफ्ता लोग भाग भाग के कंप्यूटर में बैठ के डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन जो एक इल्म, एक मुतालिया, एक रिसर्च, एक सोच, एक नजरिया, इसके तहत इंसान अपनी जिंदगी को भरता है ना, वो लोग अब कम कम होते चले जा रहे हैं। और मुझे दुख है कि इसमें तालीमी इदारों का बहुत बड़ा हाथ है कि तालीमी इदारों ने बच्चों में वो शौक नहीं पैदा किया, इल्म का शौक, किताब का शौक। वहां भी भीड़ चाल चल पड़ी है, नित नई एक्टिविटीज तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में वो शौक जन्म नहीं दे रहा। मसलन हम छोटे थे तो हमारी जो टीचर थी, हमारी जो माँ थी, वो हमें अल्लामा इकबाल के शायरियात करा रही हैं, या फिर उस जमाने में मोहम्मद इस्माइल मेटी, तो हमारे यहाँ बैतबाजी हो रही है, बैतबाजी में हम शायरियात करें, कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। तो इन चीजों से कल्चर का और शायरी का और अदब का शौक पैदा हुआ। अब ये चीजें बिल्कुल लगता है फजूलियात लोग समझते हैं और वो जज्बा भी नहीं आ पाता। इन्होंने इतनी प्यारी बात कही कि शायद जब कोई शेर कहता है ऐसा लगता है कि मेरे दिल में भी। अब आप आजकल के ड्रामे देखें, उन ड्रामों को देख के मुझे बात सीन में ऐसा लगता है ओ माय गॉड, ये तो मुझ पर भी गुजरा है, पर मैं नहीं लिख सकी है, लिखने वाले ने लिख लिया। ये सीन वही है, ये प्रोड्यूसर ने कैसे क्रिएट कर दिया, तो मेरे घर का सीन था। तो बाज दफा या मैंने किसी जगह देखा है ये, तो अब लोगों का तर्ज इजहार का बदल गया। अब लोग ड्रामा बहुत लिखा जा रहा है, मसलन जी बहुत ड्रामा, पहले ड्रामा इतना नहीं लिखा जा रहा, अब ड्रामा बहुत लोग आगा अशर के बाद ड्रामा जवाल पजीर हो गया था। लेकिन मजे का था, बनिया में आपको भी अपने ड्रामे में काज करने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिर ड्रामा रिवाइव हो गया, तो अब फिर कलम उठा लिया लोगों ने। देखिए बहुत अच्छी बात है और ड्रामा रिवाइव, लेकिन शेर शायरी में आपको अब इस वक्त या तो ये है कि शायरी जो है ना वो कुल वक्ती काम है। अगर शायर शेर कह रहा है ना तो फिर उसे ये फिक्र नहीं होना चाहिए कि आज मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से ला के खिलाऊं, या उसे जाके कंप्यूटर के सामने बैंक में नौकरी नहीं करना पड़ी। तो हमारे यहाँ शायरों और अदीबों को परवान भी नहीं चढ़ाया गया, उनके लिए मौके भी नहीं थे। पहले जमाने में देखे ना, गालिब, मोमिन, आतिश बादशाहों ने उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए थे, बस बैठो शायरी करो, ऐश करो। वो कहते थे ना, कर्ज की पीते थे मैं और दिल में कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये चीजें दिलों में बड़े गुदास पैदा करती हैं। हमें जरूरत है इस बात की कि हम
اپنے تعلیمی اداروں میں خاص طور سے اور اپنے بچوں میں اس چیز کا شوق پیدا کریں. یہ شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. جی بالکل. اور کتابوں کو پڑھنے کا شوق بھی بالکل مطالعے کا بالکل لائبریریاں ختم ہو گئی. ایجوکیشن والا تو وہ سلیبس تو نہیں لیتے ہیں ہاں وہ کب ہو گیا. لیکن ہاں ہم اس کا ہمیں رونا نہیں رونا چاہیے. جیسے میں آپ سے کہہ دوں نہیں اپنے اسکول میں اگر آپ اسکول رن کر رہے ہیں تو اسکول میں اس چیز تو میرے لیے پلیٹ فارم ہے. میں اسکول رن کر رہی ہوں. چیزیں آپ سے کرنی ہے اسکول رننگ میں سب کچھ ہے کہ میڈیا سے تو آنے ہمارے سوال کا 35 سال آپ نے دیے میڈیا بالکل. تو وہ جو بزم طلبہ والا بزم طلبہ سے آغاز ہوا تھا میرا میڈیا سے اور وہ بڑا خوبصورت زمانہ تھا. ریڈیو پاکستان میں یاور مہدی صاحب ہوتے تھے اور وہ بڑی ٹیلنٹس لے کر آتے تھے. ڈبیٹس ہوا کرتی تھی 4 گھنٹے کی ڈبیٹس ریڈیو پاکستان سے ہوتی تھی. اس میں سے اپنے وہ ٹیلنٹ کو نکال لیتے تھے. تو کیونکہ میں اس زمانے میں بیسٹ ڈبیٹر ہوا کرتی تھی انہوں نے پھر مجھے بزم طلبہ دیا. دیکھیے وہاں سے ہماری لوگ طلب سے تھی کہ نہیں یہ لفظ تم غلط کہیں گے اس کو اس طرح. اچھا مائک کا کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. بڑا کمال ہے مائک پہ بات کرنا. آپ ذرا اونچی آواز لہجہ آپ کا خراب ہو مائک ایسا کیچ کرتا ہے. مائک اور کیمرہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ آتی ہے. تو مائک پہ بولنا ہمیں پہلے آ گیا تھا. جب پھر ہم میڈیا پہ ٹیلی ویژن پر آئے تو مائک سے ڈر نہیں تھا آڈینس کا خوف نہیں تھا پھر صرف کیمرے کا تھا. تو مجھے یاد ہے محسن علی صاحب نے کہا تھا کہ کچھ وقت جب اسٹیج پہ جاؤ پہلے ہی پروگرام اسٹیج شو اور اس میں ایک اسٹوڈنٹ کے ترار قسم کے لڑکے لڑکیاں بیٹھے. انہوں نے کہا جب تم اسٹیج پہ جاؤ 3 کیمرے ہوں گے بھول جانا کیمرہ کدھر ہے. کیمرے کو دیکھنا ہی نہ پتا ہی نہیں تمہیں کیمرہ کدھر ہے. اور آخر میں بھول گئی. وہ دن آج کا دن مجھے بس یہ یاد رہتا ہے کہ کب مجھے کیمرے کی طرف رخ کرنا ہے. آپ بھول گئے لوگوں نے اسی لیے آپ کو یاد رہتا ہے. بہترین پرفارمنس دی اس وقت. بہت لوگوں نے محبت بہت پیار دیا بہت حوصلہ دیا. آپ کے پسندیدہ اپنے پروگرام چہرے اور مینا بازار یہ کیا مطلب ان سے خاص طور پہ آپ نے کہا کہ میرے پسندیدہ جتنے مینا بازار اس لیے کہ وہ لیڈیز کا کمرشل پروگرام تھا اور پہلا وہ خواتین کا آڈینس پروگرام تھا جس میں صرف خواتین آتی تھیں 500 خواتین. اور آج تک پھر اس طرح کا کوئی پروگرام دوبارہ ہوا بھی نہیں جس میں 500 لیڈیز یا 1000 لیڈیز ایک ساتھ ہوں. پھر ہم ظاہر ان کے ٹیلنٹ پہ بات کرتے تھے. وہ ایک بہت زبردست انٹرٹینمنٹ تھا اس وقت کا ہی نہیں. میں سمجھتی اس وقت سے آج تک کا وہ بہترین انٹرٹینمنٹ پروگرام تھا. اور اس میں تمام ان نون لوگ آتے تھے اسٹیج پر. کوئی نون پرسنالٹیز 1-2 آتی تھی. اس طرح ہم انٹرویو کر لیتے تھے. باقی سب ان نون آڈینس میں سب نے اٹھایا لائے اور وہ ایک بہت ہی ہلیریس ٹائپ کا پروگرام تھا. اس کے بعد چہرے پروگرام بہت سنجیدہ لیکن اس میں ایسے لوگ آتے تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا جنہوں نے ایک نصف صدی کا فاصلہ گزار کے زندگی میں کچھ حاصل کیا. لکھنے والے آرٹسٹ شاعر ادیب جن کے لیے مجھے بہت پڑھنا پڑتا تھا. میں پہلے ان کے بارے میں پڑھتی تھی. اب مجنو صاحب کو میں بلا رہی ہوں یا پیر علی محمد راشدی کو بلا رہی ہوں تو بات کرنے سے پہلے کچھ تو اپنے دماغ میں بھی ڈالنا ہے. تو ان کی کتابیں بھی پڑھنا ہے آرٹیکل بھی پڑھنا ہے ان کے بارے میں معلومات کرنا ہے. تو یہ کر کے ہم بیٹھا کرتے تھے تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ ہم ان سے کوئی سوال نہیں کر پا رہے. کتنا برا لگتا ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کرتے تھے. آج کے میں سنا بہت سارے میرے پاس جو گیسٹ آئے انہوں نے کہا آپ نے بھی کہا یہ لیکن لوگ بلا لیتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک شخصیت کن خوبیوں کی مالک ہے اس نے کیا کیا اپنی زندگی میں. پتہ نہیں ہوتا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ بلانے والے ہوتے نا تو وہ ہوسٹ کمیٹی ان کی ذمہ داری ختم ہوگی. وہ بلا لیا وہ پوچھتے نہیں ہے یا ان کو ان کے پروڈیوسر یا جو بھی ٹیم میں موجود لوگ ہیں جو یہ وہ کھوکھلا سا پیغام ہوتا ہے. پھر وہ نہ لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے کوئی اچھی بات یا کوئی کام. یہ تو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں یہ جیسے مجھے لوگوں نے کہا اس وقت عورت دیکھ رہی ہوتی ہے پروگرام تو میں نے کہا کہ عورت آپ جنرلی عورت سے کیا سمجھتے تھے ان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ صبح ناشتہ نہ ہونا چاہیے صرف. تو لوگ کچھ چپ ہو جاتے تھے کچھ کرتے تھے لیکن صبح لوگ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ ہائی ہوتی ہے جو ایسے پروگرام ہوتے ہیں. دیکھیے آپ جو دکھائیں گے نا وہ لوگ دیکھیں گے کیونکہ لوگوں پاس وقت صبح کے ٹائم ایک گھریلو خاتون کے پاس یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام بھی کر رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے کوئی بات. میں نے مانا اس میں بہت سی آپ کام کی باتیں بھی بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ واہی تباہی گفتگو صحیح لفظ ہے یہ اور نہایت ہی غیر متعلقہ قسم کی جو
हरकतें होती हैं जो जिसका हमारे माशरे से ताल्लुक नहीं, मेरे ख्याल से वो हमारे माशरे को तबाह करने की तरफ लेके जा रहे हैं। लोग इससे खुश नहीं हैं, मैं आपको बता रही हूँ ये बात। लोग चाहते हैं कि आप उन प्रोग्रामों में भी कुछ बेहतर बात करें, कुछ रिच आपका मटेरियल सामने आए, कोई आपके पास मैटर होना चाहिए, आप किसी से बात करें तो तसल्सल से गुफ्तगू होना चाहिए। लोग चाहते हैं अच्छा देखना, जब आप उन्हें नहीं दिखाएंगे तो फिर वही काट कबाड़ वो देखेंगे जो दिख रहा है। बिल्कुल सही कह, इस पर भी एक डिबेट रखेंगे मेरा ख्याल है, कुछ खातून जो पढ़ी लिखी और जो आम खातून जो बिल्कुल बुलाएंगे ताकि उनसे बात करें और पता चले कि मॉर्निंग शोज में होना क्या चाहिए, हमें पता चले कि लोगों की क्या मेंटलिटी, जो पढ़ी लिखी खातून है वो क्या देखना चाहती है, जो मिडिल क्लास जो लोअर क्लास जो अनपढ़ खातून है वो बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि अनपढ़ खातून को आप जोड़ नहीं आ रहे हैं, वो उस रविश पे चलेगी तो आप उसको दिखा क्या रहे हैं। जी ये बात थोड़ी मामूद काला जी। सलामकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या है ठीक है नाज़िया, मुझे सवाल आए तो अॼुकल्ह महंगाई ऐं बेरोज़गारी उरूज आए उनके कीअं हल कजे? अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से वो, क्योंकि आप शायद पॉलिटिशियन भी है तो लोगों को ये भी जहन में आ रहा होगा कि उसको कैसे खत्म किया जाए, महंगाई बेरोजगारी, बल्कि एजुकेशन सारा अमन सब कुछ। मेरे ख्याल से अगर हमारे मुल्क से सिर्फ एक चीज खत्म हो जाए ना तो हमारे यहाँ सारे मसाइल 99% हल हो जाएंगे, और वो है करप्शन। टॉप टू लो हम करप्ट लोग हो चुके हैं, इतना करप्शन है। हमारा जो शख्स जिस ओहदे पे बैठता है जाकर वहां जाकर वो सोचता है कि मुझे सबसे पहले, और इसमें मैं बिला रोक टोक कहूंगी इसमें पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके पास ओहदे होते हैं, रुतबे होते हैं और इख्तियार होता है। लेकिन मुझे जरा सा इख्तियार आ जाए आपके ऊपर, वही मैं आपका हक जो है उसको गस्प कर लूँ, वही मैं आपके रास्ते का पत्थर बन जाऊँ। और अगर मुझे इख्तियार आए और मैं ये करूँ कि मैं आपका हक आपको दे दूँ, आपके रास्ते का पत्थर हटा दूँ, ये तो मेरा काम है ना। तो जो हम सिविल सर्वेंट या हम खादमीन होना चाहिए कि हम इलेक्ट होकर आए हैं या हमें लोगों ने लाकर किसी ओहदे रुतबे पे बिठा दिया है, तो उन्होंने अपनी खिदमत के लिए बिठाया है ना, अपने काम करने के लिए। अब अगर मैं सियासत में आऊँ और मैं इसलिए आऊँ कि मुझे शोहरत मिले, मुझे पैसा मिले, अब मैं आई ना, मुझे शोहरत की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। व्हेन आई गॉट मैरिड उस टाइम पे 1973 में मैं मुल्क शोहरत हासिल कर चुकी थी, तो 73 में तो मुझे शोहरत की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, जिंदगी गुजारी है बहुत चैन से, मुझे कहीं जरूरत नहीं है कि मैं किसी जगह किसी की सीट मारूं या कोने मार के आगे बढ़ जाऊं। तो अगर आप इस नियत से आएंगे तो कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप मेरिट पे नहीं आए हैं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके आपने एक इलेक्शन जीत लिया है, लोगों से वोट खरीद लिए है और उसके बाद आप आकर बैठे हैं, तो क्या करेंगे? फिर करप्शन करेंगे। तो ये महंगाई बेरोजगारी क्यों आ गई? एक तरफ लोगों के पास पैसा भर गया, एक तरफ लोग बेचारे बिल्कुल ही पिस गए। तो ये तबकाती फर्क आ गया, और इस तबकाती फर्क में बहुत बड़ा किरदार हमारे उस तबके ने किया जिसने हमारी सियासत पे कब्जा किया। ये कब्जा ग्रुप है, इसने सियासत पे कब्जा किया है। ये उससे निकलना नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन इनकी सीट इनसे हटेगी, जिस दिन इनका ओहदा इनके पास हो जाएगा, दो लोग खड़े होकर इन्हें सलाम भी नहीं करेंगे। तो ये इसलिए उस सीट से चिमटे रहना चाहते हैं। जी नाज़रीन, मैं जरूर नाज़रीन को पता नहीं होगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ एमएनए यहाँ कराची की 250 कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने जीती ये सीट और एमएनए है आप आजकल, लेकिन एमके में आने का एक्सपीरियंस, लेकिन जैसे आपने भी कहा कि सियासत करप्ट हो चुकी है, तो आम बंदा यही उनके पास कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं और ये वो, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस आया? बस यही परसेप्शन है जिसमें लोगों को, अच्छे लोगों को या ईमानदार लोगों को, या वो लोग जो सही मानों में पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं, वो अवाम जो पढ़ी लिखी है, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन इल्म है, उसको आकर पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, उसको आकर अवाम के काम करना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए ऐसा शख्स कोई आता है अवामी नुमाइंदा जो खुद बस में सफर कर चुका हो, तो अगर उसे आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाएंगे तो उसको पता होगा, वो तालीम याफ्ता भी है और उसने बसों में सफर कर करके अपनी डिग्रियां ली हैं, तो उसको मालूम है कि स्पोर्ट्स को किस तरह हम देखें, क्या हमारे ट्रांसपोर्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप उस शख्स को बिठाएंगे जो पजेरों में पैदा हुआ और मर्सिडीज में जवान हो गया, तो आप मुझे ये बताइए कि वो शख्स अवाम के
उस धूप तपती धूप में खड़े होकर बस के इंतजार को कैसे समझ पाएगा। या किसी ने 2 कमरों के किराए के घर में जिंदगी गुजारी हो तो उसको पता है कि जब लाइट जाती है तो क्या होता है, पानी नलके में नहीं आता तो क्या होता है। तो पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता तबका इन लोगों ने उसे खौफजदा कर दिया और उससे खौफजदा नहीं होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके मीडिया ने काम जरूर किया है और बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कि उस आम इंसान पढ़े लिखे पाकिस्तान के दिमाग में ये रोशन ख्याल पैदा हुआ है, आपके रोशन सुबह की तरह रोशन ख्याल पैदा हुआ है कि मैं भी वहां जाकर बैठ सकता हूँ, मैं भी खिदमत कर सकता हूँ, व्हाई नॉट। तो ये चीज इसलिए भी दबा दी गई कि जो हमारा एक सिस्टम है जिसमें कि ज्यादातर वडेरे और जागीरदार जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, उन वडेरों और जागीरदारों ने नहीं चाहा कि एक आम आदमी उनके साथ खड़े होकर इलेक्शन लड़े। देखिए मैं भी उनके लिए उनके मज़ारे तहसीलदार टाइप चीज हूँ ना, क्योंकि मेरे पास भी वो कुछ नहीं है जो उनके पास है, तो वो हम जैसे लोगों को नहीं चाहेंगे कभी भी। वो एक मुजारे किसान का बच्चा जो आला तालीम याफ्ता है वो कैसे चाहेंगे कि वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाए। तो इसलिए वो वहाँ तालीम भी पूरी नहीं देना चाहते। क्यों हमारे गोठों गांवों में शहरों में हमारे सिस्टम एजुकेशन सिस्टम का यह हाल है कि 1000 घोस्ट स्कूल है जिनमें गधे बने हुए, जिसमें गाय भैंसे बनी हुई, जिसमें औताक बने हुए। क्यों? इसलिए कि नहीं चाहते कि तालीम दे। जब तालीम हासिल करेगा इंसान तो वो अपनी राह खुद निकाल लेगा, नहीं तो वो कैसे निकाले राह। और ये जो तबका है मैं कहूँगी जो पढ़ा लिखा तबका जो डरता है इन चीजों से, उसे हिम्मत करना पड़ेगी, अपने आप को पोलिटिसाइज करना पड़ेगा, अपने बच्चों को लाना पड़ेगा आगे। अगर हमने एक वक्त गुजारा, हमने ठीक है मुश्किल वक्त गुजारा, हमारी नस्ल तो वो मुश्किल वक्त ना गुजारे, वरना आगे और ज्यादा हम तो मसाइल देख रहे हैं। तो बेहतर ये कि अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार करें कि तुम पढ़ लिख कर इस मुल्क की खिदमत करो, किसी भी प्लेटफॉर्म से करो पर तुम खिदमत करो। इस पर रोने की बजाय कि आज सियासतदान कितनी करते हैं, हम किस चीज को भुगत रहे। आप अपने घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों को एजुकेशन में अपने मुंह से खुद बने, अपने लिए फैसले करें और आप एजुकेशन दें, हिम्मत पकड़े और आए। और आपके सारे जिससे मैंने कहा लोअर मिडिल क्लास सबका उसके पास काफी चांसेस है, मैंने कहा कि वो एजुकेटेड भी है, तो शुरुआत करें और आए, अपनी जिम्मेदारी को संभालें और इस मुल्क को बेहतर बनाएं। और मैंने कहा आप ख़वातीन एक वहाँ पे हमारे कौमी असेंबली में बैठी है, क्या किया आपने वहाँ औरतों के हवाले से कोई काम है? 73 लेडीज है माशाल्लाह, वो इतनी बड़ी तादाद है कि अमेरिका भी कांग्रेस में भी नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है कि ज्यादा फर्स्ट टाइम इतना हुआ है कि 73, क्योंकि ये मुशर्रफ साहब को चाहे कोई कुछ भी कहे, वो एक काम कर गए कि वो खवातीन का कोटा बढ़ा गए नॉमिनेटिंग सीट का, और जो खवातीन बैठी हुई हैं इस वक्त उन्हें शुक्रगुजार भी उनका होना चाहिए किसी तरह। बहरहाल ये जरूर है कि खवातीन की तादाद बढ़ने की वजह से एक कल्चर आया है पार्लियामेंट में, जो मैं पिछले जमानों की बातें समझ रही हूँ। देखिए मैं ये जरूर कहूँगी, चाहे ख्वाह वहाँ आपको कितनी भी लड़ाई झगड़े हंगामाराई नजर आती हो, लेकिन बहरहाल खवातीन के सिलसिले में एक तहजीब याफ्ता कल्चर नजर आता है। दूसरी कि आपने पूछा खवातीन ने क्या काम किया, पार्लियामेंट का 90% काम जो है वो खवातीन ही कर रही है। सबसे ज्यादा सवालात खवातीन करती हैं, सबसे ज्यादा भारी मिनिस्ट्रीज खवातीन ने उठाई हुई हैं, स्पीकर से लेकर मिनिस्ट्री लेवल तक भारी मिनिस्ट्री जो है वो खवातीन के पास है। उसके देखिए ना हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है वहाँ पे हमारी तुमने अगर हमारी अभी तक तो इत्तलात की नशियात की मिनिस्टर भी हमारी शकरवानी थी, जो हमारी उमूर खारजा सारा उन्होंने संभाला हुआ। तो एम्बेसडर हमारी एक अमेरिका की वो है, बहुत सारी मेहनत वाली मिनिस्ट्रीज जो हैं जिनके लिए दिमाग चाहिए वो खवातीन। उसके साथ साथ जितना भी पार्लियामेंट का काम है जिसमें आईन और कानून पर काम करना है वो भी खवातीन ने किया है। जितने बिल इस दफा पास हुए हैं इतने बिल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पास नहीं है जो खवातीन के बिल इन 4 सालों में पास हो गए। तो वो और बड़ी मेहनत करना पड़ी, बहुत मुश्किल हुई। शायद ये कि कुछ मौलवियों की तादाद भी कम थी, चंद है उन्हीं से हमें मारकार आई रहती है, तो इस वजह से भी कुछ बिल पास होने में हमें आसानी नहीं, लेकिन अभी भी हमें बहुत से हर्डल्स आते हैं। तो देखा जाए तो जो आपको कारकर्दगी नजर आएगी खवातीन की वो बहुत नुमाया है। अच्छा, आपको शौक था औरतों के लिए कोई फाउंडेशन कोई हो, कोई
आपने कहा था कि कोई इदारा आप कायम करना चाहती हैं औरतों के लिए, बच्चों के लिए मुफ्त तालीम देना चाहती हैं। आपका स्कूल भी है शायद किड्स यूनिवर्सिटी के नाम से? मैं किड्स यूनिवर्सिटी के नाम से इशारा करती हूँ। मेरा स्कूल है और मैं 18 साल से असल में स्कूल ही रन कर रही हूँ। मेरा बेसिक प्लेटफॉर्म ही स्कूलिंग है। तो मेरे 2 ब्रांचेज हैं गुलिस्तान जौहर में और यहाँ, और उसके साथ साथ इस साल मैंने गर्ल्स कॉलेज ओपन किया है। गर्ल्स कॉलेज का ख्वाब मेरा पहले था, लेकिन उस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने स्कूल खोला था। ये स्कूल मैट्रिक तक है, प्री नर्सरी, लेकिन मैट्रिक के बाद नहीं, इसमें ये प्राइवेट स्कूल है। और इसके अंदर हम स्कॉलरशिप देते हैं। जिन बच्चों के हाई ग्रेड्स आते हैं उनको फुल स्कॉलरशिप मिलती है, फ्री फीस होती है उनकी, जो ये मेरिट के ऊपर है। और उसके अलावा मैंने जो कॉलेज खोला है उसमें भी हमने मेरिट रखा है और उसमें भी स्कॉलरशिप्स रखी हैं कि 80% से जो अबव हैं या 85% से अबव हैं उन्हें उनके हम फीस माफ करते हैं, ताकि वो बच्चियां ज्यादा तालीम हासिल करें। शौक होता है उन्हें। उसके साथ उनकी ग्रूमिंग क्लासेस हैं, यानी साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं। जब आप कॉलेज से फारिग हो गए 1 बजे, उसके बाद आपकी ग्रूमिंग क्लासेस में पर्सनैलिटी बिल्डिंग है, उसमें करियर काउंसलिंग है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। आपको बताया जाता है दुनिया में और कौन कौन से काम है जो आप कर सकते हैं आगे जाकर, आप में क्या सलाहियत है, आप किस तरह अपनी शख्सियत को बिल्डअप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे पैदा कर सकते हैं, आपकी गुफ्तगू के क्या अंदाज होना चाहिए। तो पूरी जो शख्सियत में इसके कायल हूँ कि इदारों से पढ़ा लिखा डिग्री याफ्ता शख्स नहीं बल्कि पर्सनैलिटीज निकलना चाहिए। और जब वो देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो लोग फारिग होते थे उनकी बैठने उठने से पता चलता था ये अलीगेरियन है ना, ये अलीगेरियन है, इसका क्या अंदाज है। तो आपका इदारा आपके अंदर झलकना चाहिए कि आप उस इदारे से आए, अच्छा इसलिए आपकी तहजीब ऐसी है। तो मैं वो बातें जो हमारे जॉइंट फैमिलीज में सिखाई जाती हैं, अब फैमिली सिस्टम टूट गया है, तो मैं चाहती हूँ इन बच्चियों को तौर तरीके, चैलेंजेस उठाना, उनके अंदर एक सलाहियत पैदा करना, उन्हें ये बताना कि बीबी आप कहाँ चुप हो जाए, क्या आखिर में अब क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त रह गया हमारे पास, तो चाहूंगी कि आपने अपनी जिंदगी से क्या सीखा और सब, लेकिन अब हमारे नाज़रीन को, हमारी औरत को आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा कि जितना ज्यादा आप इल्म हासिल करेंगे, और इल्म सिर्फ किताब से ही हासिल नहीं होता, आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं। मैं अपनी कॉलेज की बच्चियों से कहती हूँ कि आप स्कूल से कॉलेज आने में 10 चीजें सीख लेंगी अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। आप देखना सीखें, लिसनिंग स्किल्स, सुनना सीखें, तो आप अपना इल्म हासिल करें हर जरिए से जहाँ से आप कर सकते। थैंक यू सो मच। मेरे बड़ा खूबसूरत मैसेज दिए, थैंक्स मेरा आप हमारे पास आए रोशन सुबह में। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। इट इज रियली वेरी गुड मॉर्निंग फॉर मी। Thank you so much. It was honor for us to you join us here. And thank you तव्हां सभिनी खे इलाही सारियूं मूंखे लॻे थो मूंखे दुआऊं ॾियणु खपनि जो अॼु तव्हांखे मूं मुलाक़ात कराई हेॾे रोशन सितारे सभु सां, हुनजी सॼी ज़िंदगी रोशन किताब आहे असांजे लाइ, हुन मां ज़रूरु सबक़ सिखिजो। असांजी औरत स्पेशली हुनखे ज़रूरत आहे त अॼु उहा अहिड़ी शख़्सियतुनि खां मां इंस्पायर आहियां, तव्हां हुननि मां कुझु सिखो त असली पर्सनैलिटी ग्रूम कंदी असां ॿियनि खां मुख़्तलिफ़ नज़र ईंदासीं। ऐं नाज़रीन अॼु जो प्रोग्राम ख़तमु थिए थो, हिन वक़्तु सुभाणे की ॿी मुलाक़ात कंदासीं रोशन सुबह में। अल्लाह हाफ़िज़।